नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने परिवार में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। इतना मेहनत करना है, अथक परिश्रम करना है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। पिता की फिक्र को फक्र में बदल कर दिखाना है। जो आज पेरेंट्स आपके लिए परेशान हो रहे हैं, आपके लिए टेंशन ले लें कर, यही पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड करें, ऐसा बनकर दिखाना है। तो जैसा कि आप सबको पता है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हम सब एनसीईआरटी की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें इससे पहले हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है तंत्र से वस्त्र तक। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। आपके अंदर जो जिद है, जुनून है कि हर हाल में अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है, इसको बना कर रखिए। इसी जिद जुनून से आपको मेहनत करनी है और अपना सपना पूरा करना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तंतु से वस्त्र तक। एक जो तंतु होता है, एक जो पतला सा धागा होता है, इस पतले से धागे से वस्त्र बनने की क्या प्रोसेस होती है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जैसे रेशा होता है। तो रेशा होता कितने प्रकार का है? रेशा हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा क्या होता है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, नेचुरल रूप से। अच्छा, हमें नेचुरल रूप से क्या क्या प्राप्त हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, नेचुरल रूप से हमें क्या प्राप्त हुआ है? जैसे कपास है, पटसन है, अलसी है, नारियल की जटा है, फ्लैक्स है, ये सब क्या हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए। तो ये सारे रेशा कैसे हो गए? प्राकृतिक रेशा हो गए। तो फिर संश्लेषित रेशा क्या हुए? प्राकृतिक रेशा जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए। तो फिर संश्लेषित रेशा क्या हुए? संश्लेषित रेशा से तात्पर्य उन रेशा से है जिसका निर्माण मानव ने किया। जैसे कि आपके घर में कौन कौन सी चीजें संश्लेषित रेशा से बनी है? सोचिए एक बार। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, ये सारी चीजें क्या है? संश्लेषित रेशा है। तो 2 पॉइंट आप समझ गए। अब चलिए हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है उसको देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी में क्या होता है, चीज़ों को बच्चों के लेवल पे बनाते हैं। तो इसमें दिखाया कि एक बच्चे हैं, 2 बच्चे, वो एक कुछ खरीदने के लिए कपड़े की दुकान में जाते हैं। अब कपड़े की दुकान में जाके देखते अलग अलग कपड़े होते हैं। जैसे आप सब भी जाते हैं ना, तो कुछ बोलते हैं आपको टेरिकॉट का कपड़ा चाहिए, कुछ बोलते हैं हमें कॉटन का चाहिए, कुछ हमें वेलवेट चाहिए, कुछ बोलते हैं हमें सैलिन कपड़ा चाहिए। तो ये सारी क्या कपड़े की अलग अलग विविधताएं होती हैं और हर कपड़े की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो उन्होंने कहा जो कपड़ा होता है अलग अलग होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसकी विविधता होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्होंने कहा तागा क्या होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। हमारे टॉपिक का नाम भी क्या है? तंतु से वस्त्र तक। तो जैसे कोई कपड़ा होता है, ठीक है, उसको फाड़िए तो एक पतली रेशेनुमा संरचना निकलती है ना, ऐसे। ये रेशेनुमा जो संरचना होती है, ढीला तागा या ढूंढने की कोशिश कीजिए, यही आपका क्या होता है? तंतु होता है। अभी आपको तंतु समझ में आया? अभी आपको लग रहा होगा मैम ये तो बहुत सरल है, क्लास 6 के लेवल का पढ़ा रही। आपको पता है ना, हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको छोटे लगते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम गलत कर देते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रही हूँ। अभी क्लास 6 में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसका बेसिक परिचय। बस 7th की एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में ब्रॉड जानेंगे। 8 के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए सारी चीज़ें मेरे तरीके से सिस्टमेटिक वे पे पढ़ते जाइए बस। तो अब तंतु होता क्या है? जो हमारे धागे की पतली लड़ियाँ होती हैं, जो पतली लड़ियाँ होती, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। ये देखिए, कपड़े से धागा या तंतु खींचना, तो मैंने आपको बताया ना, जो पतली लड़ियाँ होती, इन्हीं लड़ियों को हम क्या बोलते हैं? तंतु। इन्हीं तंतुओं से क्या करते हैं? मिलाकर धागा बनाते हैं और धागा से धीरे धीरे मिलाकर क्या बनाते हैं? वस्त्र बनाते हैं।
अब तंतु आपके कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तंतु या रेशा कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिल्कुल बहुत जल्द। आप सबके आंसर आ रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछिएगा। प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा, बिल्कुल सही। अब प्राकृतिक रेशा क्या होता है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। अब लेकिन हमारी नेचर मदर हमारे घर में तो देने नहीं आती कि ये लीजिए प्राकृतिक रेशा, हमें किन्हीं ना किन्हीं साधनों से प्राप्त होता होगा। जैसे कुछ हमें जंतुओं से प्राप्त होता है और कुछ हमें पादप से प्राप्त होता है। तो जो आपका प्राकृतिक रेशा होता है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट में, जो हमें पादप से प्राप्त होता है और कुछ हमें क्या होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये किसके पार्ट है, प्राकृतिक रेशा के पार्ट है। समझ में आया। अब पादप से क्या प्राप्त होता है, सोचिए एक बार। जैसे आपका कपास, पटसन, अलसी, नारियल, फ्लैक्स, जूट, जटा, ये सब क्या होते हैं, हमें पादप से प्राप्त होते हैं। फिर आपको जंतुओं से क्या प्राप्त होता है, जैसे कि आपको रुई, ये किससे प्राप्त होती है, जंतुओं से। जैसे आपको चमड़ा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से। तो किन जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि आपका ऊंट होता है, भेड़ होता है, बकरी होता है, इनसे क्या होता है, हमें रेशा प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ एक जो रेशम का कीट होता है, रेशम के कीट से कोकून होता है और कोकून से क्या करते हैं हम, रेशम बनाने की प्रोसेस होती है। तो रेशम कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है। कौन सा रेशम प्राप्त होता है, रेशम पालन को क्या बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको 3 पॉइंट समझ में आए, कौन कौन से पॉइंट समझ में आए। पहले तो तंतु क्या होता है, जो पतली पतली लड़ियाँ होती वो हमारे क्या होते हैं, तंतु होते हैं। और फिर तंतु या रेशा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जांतव रेशा, पादप रेशा। जांतव रेशा कौन कौन से होते हैं, जो हमें भेड़, पश्मीना बकरी, रेशम कीट, याक, इन सब से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जांतव रेशा। पादप रेशा क्या होता है, जो हमें कपास, पटसन, जूट से प्राप्त होता है, हमारे पादप रेशा होते हैं। फिर संश्लेषित रेशा क्या होता है, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है, संश्लेषित रेशा। तो इसकी जल्दी से एक टेबल बनाइए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, फटाक से टेबल बनाइए। रेशा, रेशा के पार्ट, फिर प्राकृतिक रेशा को डिवाइड किए, उनके कुछ एग्जाम्पल लिखिए। जल्दी से इस टेबल को बना लीजिए, हर चीज़ को चार्ट फॉर्म में बनाइए, जिससे आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करना बहुत आसान हो जाए। तो चलिए, इतना समझ में आया। अब हम कुछ पादप रेशा के बारे में पढ़ते हैं। पादप रेशा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रुई, या जिसे हम क्या बोलते हैं, कपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपास। कपास से कपास निकालने की जो प्रोसेस होती है उससे कहते हैं कपास ओटना। क्या बोलते हैं, कपास का ओटना। अभी आपको जो जूनियर एडिट का एग्जाम हुआ था उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। और कई एग्जाम में क्या हुआ, जैसे एक बार आपके आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था कि कपास की खेती के लिए हमें किस प्रकार की जलवायु और कितनी वर्षा और किस ताप की आवश्यकता होती है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है, नोट डाउन करिए। कपास की खेती के लिए हमें काली मिट्टी चाहिए, उष्ण जलवायु चाहिए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप चाहिए, और वर्षा कैसी चाहिए, सामान्य वर्षा। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कपास के पादप से हमें कपास प्राप्त कैसे होता है। जहाँ पे कपास के खेत होते हैं आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। तो जो खेतों में कपास के पादप उगाए जाते हैं वहाँ की मृदा कैसी होती है, काली, और जलवायु कैसी होती है, उष्ण होती है। देखिए वही पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब कपास की खेती कैसे करते हैं, कह रहा है क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ कपास का उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब जो कपास का पादप होता है, जो कपास का फल होता है, उसे हम बोलते हैं कपास गोलक, जो लगभग नींबू के आकार का होता है। अब जब आपका कपास गोलक नींबू के आकार का फल लगता है, जब पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो इसके बीज क्या होते हैं, टूटकर खुल जाते हैं। जब ये खुल जाते हैं तो आसपास क्या होते हैं, रुओं जैसा सफ़ेद तैयार हो जाता है,
जिसे हम क्या बोलते हैं, कपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपास। और इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन हाथों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कपास उठना। तो कपास उठने की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले कपास का क्या हुआ, एक बीज तैयार हुआ, नींबू के आकार का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कपास गोलक बोलते हैं। ठीक, अब ये कपास गोलक क्या होते हैं, एक समय बाद पूर्ण परिपक्व हो जाता है। जब पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो ये बीज टूट जाता है, इससे अलग अलग तरह के ऐसे सफेद रंग के क्या होते हैं, कपास निकलते हैं। जब ये सफेद रंग के कपास निकलते हैं तो बिल्कुल वाइट हो जाता है खेत, और फिर इसको हाथों के द्वारा, जो मजदूर होते हैं हाथों के द्वारा कपास को अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कपास का ऊटना। ठीक, इतना पॉइंट समझ में आ गया, कपास उठना समझ में आ गया। कपास उठने से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन राज्यों में मुख्य रूप से कपास की कृषि होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से किसमें कपास की कृषि नहीं होती, किस राज्य में। तो आपको राज्य पता होनी चाहिए, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व पंजाब में कपास की कृषि होती है। कपास की कृषि के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, उष्ण जलवायु। कैसी मृदा होनी चाहिए, काली मृदा। कैसा ताप होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का ताप। वर्षा कैसी होनी चाहिए, सामान्य वर्षा। ठीक, अब आपसे पूछ सकता है कि कपास उठना क्या होता है। कपास के बीज से कपास को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कपास उठना। और जो कपास का बीज बचता है उसका क्या यूज होता है, कपास के बीज से तेल निकाला जाता है। इस तेल को निकालने के बाद जो इसका अपशिष्ट बचता है, इसका अपशिष्ट क्या होता है, पशुओं को दिया जाता है। पशुओं को पशु आहार के रूप में कपास के बीज का तेल निकालने के बाद जो अपशिष्ट बचता है दिया जाता है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो सुपर टेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बीटी कपास। बीटी कपास से क्वेश्चन पूछता है, बीटी कपास क्या होता है। आप सब ने सुना होगा नाम। बीटी कपास क्या है, कपास का एक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कपास है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, बायोटेक्नोलॉजी तो होती क्या है, इसका हम कृषि में क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो बीटी कपास क्या होता है, जैसे हमारा जो पहले कपास होता तो उसमें एक टॉक्सिन उत्पन्न होता था। क्या होता था, एक कीट पतंगा था, वो कीट पतंगा क्या करते थे, तो उसको नष्ट कर देता था कपास को। तो फिर हमारे वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उसी में बीटी कपास की ऐसी संश्लेषित प्रजाति बनाई जिससे क्या होता है, कपास स्वयं एक टॉक्सिन उत्पन्न करता है जो फसल के कीट पतंगों से रक्षा करता है। तो हमारे गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश यहाँ पे मुख्य रूप से बीटी कपास की कृषि होती है। तो कपास से रिलेटेड जो भी एग्जाम रिलेटेड पॉइंट थे हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ये देखिए कपास का खेत दिखाया गया है। आपको दूर से देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल हिम बर्फ ने ढक लिया है। कपास से आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हमारा एक होता है जूट, पटसन। पटसन क्या होता है, जिसे जूट भी बोलते हैं या फिर पटसन, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ये कैसा रेशा है, तो पहली बात तो कैसा रेशा है, ये एक पादप रेशा है जो किससे प्राप्त करते हैं, पटसन के पादप से प्राप्त करते हैं। और इसका उत्पादन कहाँ करते हैं, तो भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इसका उत्पादन किया जाता है। और पटसन में क्या करते हैं, पुष्पन अवस्था में जब पटसन के पादप में पुष्प आए होते हैं उस समय इसकी फसल को कटाई करते हैं। ये दोनों कन्फ्यूजन रखना। कपास में कब करते हैं, जब उसका बीज परिपक्व हो जाता है, बीज के परिपक्व होने के पश्चात कपास निकलता है। जबकि पटसन में क्या करते हैं, पटसन में करते हैं कि जैसे ही उसका फसल जो होती पुष्प की अवस्था में आती है तभी उसके तनों को काट लेते हैं और जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसे करने से पटसन क्या होता है, तंतुओं से अलग हो जाते हैं और हम पटसन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आपने 2 पॉइंट समझ लिए। एक तो जैसे रुई से धागा बनाएंगे, जैसे कपास प्राप्त हुआ। कपास आपको कैसे प्राप्त होता है, रुई के फॉर्म में, उससे धागा बनाते हैं। इस पर हम क्या करते हैं,
चरखे का प्रयोग करते हैं। तो आज आपने दो पादप समझे। कौन कौन से पादप रेशा? कपास के बारे में समझा और पटसन के बारे में। तो चलिए जल्दी से शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। रेशा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जांतव रेशा, पादप रेशा। भेड़, पश्मीना बकरी, रेशम कीट, याक, इन सब से प्राप्त रेशा जांतव रेशा होता है, अर्थात जो रेशम में जंतुओं से प्राप्त होता है। पादप रेशा, पादप रेशा वह रेशा होता है जो कपास, पटसन, जूट, नारियल, फ्लैक्स, जटा इन सब से प्राप्त होता है। संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा वह रेशा होता है जिसका निर्माण मनुष्य करता है, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है? संश्लेषित रेशा। कपास एक पादप रेशा है, जूट एक पादप रेशा है। ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए अच्छे से। कपास से रिलेटेड जो पॉइंट बताएं उनको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए।